जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि रिटेलर या आप शॉपकीपर कह लें वो सेल टैक्स की पेमेंट किस तरह से करेंगे और सेल टैक्स चार्ज किस तरह से करेंगे। अच्छा, और उनके लिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या फिर उनको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ीद ये कि रिटेलर एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बाय लॉ क्या है और रिटेलर की बाय लॉ में टाइप्स क्या हैं, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, या किस तरह से इनको बायोफरगेट किया जाए और किस तरह से टैक्स जो है वो पेमेंट की जाए, सेल टैक्स। स्टार्ट से लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हु इज़ रिटेलर, रिटेलर कौन है, रिटेलर की टाइप्स कितनी है और रिटेलर सेल टैक्स किस तरह से पेमेंट करेंगे और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि जो दुकानदार हैं जिनसे हम नॉर्मली अपना जो रूटीन का सामान परचेज करते हैं, या फिर बड़े दुकानदार सुपरमार्ट वगैरह, उनसे हम ग्रोसरी या रूटीन का जो है वो सामान या गुड्स परचेज करते हैं, तो ये सेल टैक्स किस तरह से जो है वो पेमेंट करेंगे और इनके लिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है। ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, वो सेल टैक्स किस तरह से पेमेंट करेगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है सेल टैक्स में या नहीं है। ठीक है। तो होता ही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप को बताना चाहूँ कि रिटेलर कौन होता है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये ऑलरेडी पता होगा कि रिटेलर कौन होता है, लेकिन बाय लॉ रिटेलर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटेलर की लॉ में डेफिनेशन क्या है। ठीक है। अच्छा, रिटेलर कहते हैं कि रिटेलर मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन। अच्छा, रिटेलर बेसिकली होता ही है कि जो जनरल पब्लिक को सामान बेचे कंजप्शन के लिए, मतलब फर्दर सप्लाई ना करे आगे। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आप कहने वो होता है, वो माल रिटेलर को बेचता है और रिटेलर फिर आगे जनरल कंज्यूमर को सप्लाई करता है या सेल करता है। अच्छा, ये तो हो गया रिटेलर। रेफरेंस मैंने जो है बाय लॉ के लिए ये ऐड किया हुआ है, तो रेफरेंस आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर रिटेलर की टाइप्स क्या हैं, रिटेलर की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, एफबीआर ने रिटेलर को दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक है टीयर वन का रिटेलर और एक है अदर देन टीयर वन का रिटेलर। ठीक है। अब ये टीयर वन का रिटेलर और अदर देन टीयर वन का रिटेलर ये क्या है, चलें पहले टीयर वन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, टीयर वन को का जो रेफरेंस है मैंने यहाँ कोट किया हुआ है। टीयर वन का रिटेलर बेसिकली ये होता है, ये कुछ यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स एफबीआर के लॉ में नोट जो है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप इसमें से किसी भी एक कैटेगरी में फॉलो करते हैं या मल्टीपल कैटेगरीज में फॉलो करते हैं तो आप टीयर वन के रिटेलर कहलाएंगे। अच्छा, अब है क्या ये, वन बाय वन देख लेते हैं इसको। अच्छा, होता ही है, अगर ए को डिस्कस करें तो ये कह रहा है कि अ रिटेल ऑपरेटिंग इज अ यूनिट ऑफ अ नेशनल और इंटरनेशनल चेन्स ऑफ स्टोर। अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल चेन स्टोर से मुंसलिक हैं, ठीक है, तो आप टीयर वन की रिटेलर की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, बी में ये कह रहा है कि अगर आप रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा और सेंटर एक्सक्लूडिंग कियोस्क्स। अच्छा, अब अगर आपकी दुकान या आपकी शॉप वो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है या किसी प्लाजा में है या किसी सेंटर में है तो आप टीयर वन के रिटेलर कहलाएंगे। अच्छा, अब ये कियोस्क क्या है, एक्सक्लूडिंग कियोस्क, आप देखा होगा जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे से जिसे आप केबिन कह लें या छोटे छोटे से हट कह लें, वो वो बने होते हैं। ठीक है। तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, ये हो गया कियोस्क उनको कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद सी में ये बता रहे हैं कि अ रिटेलर whose cumulative electricity bill during the immediate preceding 12 consecutive months exceed rupees 1200,000। अच्छा, अगर आपकी नॉर्मल दुकान है और उसका जो बिजली का बिल है वो सालाना 12 लाख रुपए से ज़्यादा आता है, यानी कि 1200,000 से ज़्यादा आता है, तो आप टीयर वन के रिटेलर में आ जाएंगे। और अगर 12 लाख से कम आता है या 12 लाख तक आता है तो आप टीयर वन के रिटेलर में फॉल नहीं करेंगे। तो ये अगर एवरेज निकाले तो महीने का 1 लाख रुपए का बिल अगर आपका आता है तो आप टीयर वन में नहीं है। अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है और वो कंटिन्यूस चलता है, यानी कि पूरे साल में अगर आपका 12 लाख से ऊपर बिल आया तो आप टीयर वन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, डी पॉइंट कहते हैं कि अ होलसेलर कम रिटेलर इंगेज इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड ऑन होलसेल बेसिस टू द रिटेलर एज वेल एज ऑन रिटेल बेसिस टू द जनरल पब्लिक ऑफ द बॉडी ऑफ द कंज्यूमर। अगर आप होलसेलर कम रिटेलर हैं और आप बल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सप्लाई आप कर रहे हैं कंज्यूमर होलसेल बेसिस के ऊपर रिटेलर को, या फिर आप डायरेक्ट जो है वो जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं, तो अगर बल्क में इंपोर्ट करके आप सेल कर रहे हैं और जनरल कंज्यूमर को या रिटेलर को, तो वो आप टीयर वन की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अ रिटेलर हुज शॉप मेजर्स 1000 स्क्वायर फीट इन एरिया और मोर। अच्छा, अगर आपकी नॉर्मली दुकान जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट की या उससे ज़्यादा की है तो आप टीयर वन की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। तो ये ख्याल रखिएगा कि अगर आप ऊपर किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो ऐसा ना हो कि आप दुकान बड़ी करके टीयर वन की कैटेगरी में फॉल करें। तो आप कोशिश करें दुकान लिमिटेड करें, क्योंकि जब टीयर वन की कैटेगरी में आप फॉल करेंगे तो आपके ऊपर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाएंगी, कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि टीयर वन का रिटेलर होता कौन है। अच्छा, अब ये है कि टीयर वन का रिटेलर सेल टैक्स पेमेंट कैसे करेगा और क्या अगर पेमेंट करेगा। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि टीयर वन का रिटेलर जो है उसके लिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है या नहीं है, और अगर ज़रूरी है तो वो सेल टैक्स किस तरह से पेमेंट करेगा। तो ये देखें, टीयर वन का जो रिटेलर है वो स्टैंडर्ड रेट 17% चार्ज करेगा, 17%। ठीक है, और इसके लिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी। जब सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ज़रूरी हो गई तो फिर आपको हर महीने सेल टैक्स की रिटर्न भी फाइल करना। अच्छा, अब टीयर वन का रिटेलर जो है उसको पॉइंट ऑफ सेल पीओएस एक सिस्टम है, इनवॉइसिंग सिस्टम एफबीआर का, जो आपने टीयर वन की रिटेलर ने एफबीआर के पीओएस पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करवाना है। ठीक है, और वो उनके लिए मैंडेटरी है, वरना पेनल्टीज़ हैं और कुछ जो है वो फर्दर उनके ऊपर जो है वो टैक्स की भी जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो पीओएस सिस्टम क्या है, उसको इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं, वो फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ जो अपना टॉपिक है उसको जो है वो लेके चलते हैं। तो हुआ ये कि टीयर वन रिटेलर में अगर आप फॉल करते हैं कैटेगरी में तो आपको सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ठीक है, आपने सेल टैक्स में रजिस्टर ज़रूर करवाना है, और अगर आपने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और करवाना है आपको लाजमी, तो फिर आप पर ये लागू होता है कि आप हर महीने अपनी सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट करेंगे और सेल टैक्स भी चार्ज करेंगे, जाहिर बात है, जो कि स्टैंडर्ड रेट 17% है। ये तो टीयर वन की कैटेगरी में हो गया। अदर वन टीयर वन अदर अच्छा, अदर देन टीयर वन की जो कैटेगरी है उस केस में सेल टैक्स की पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो अगर आप अदर देन टीयर वन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिस तरह छोटे दुकानदार ग्रॉसरी स्टोर्स या इस तरह के छोटे दुकानदार हैं जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो अदर देन टीयर वन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और फिर होगा ये कि उनके लिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाएंगे ख़ुद को, और वो सेल टैक्स अपनी बिजली के बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू पेमेंट करेंगे। अच्छा, उसमें होगा ये कि अगर उनका बिल मंथली 20,000 तक है तो वो उसके ऊपर 5% सेल्स टैक्स पेमेंट करेंगे बिजली के बिल के साथ ही।
अगर आप ये नोट कीजिएगा कि अगर आपकी कमर्शियल दुकान है, कमर्शियल आपकी शॉप है, ठीक है, और आपका बिजली का बिल अगर 20,000 तक आता है, तो आप 5% उसके ऊपर सेल टैक्स ऐड हुआ होता है, तो आप वो बिजली के बिल में साथ जमा करा रहे होते हैं टोटल। वो आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप उसको डिटेल में तो ब्रेकअप देखते नहीं है, आप टोटल अमाउंट जमा कराते हैं। कि मिसाल के तौर पर आपका बिल आया 15,000 रुपये, ठीक है, तो आप 15 का 15,000 रुपये जाके पेमेंट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। उसमें 5% सेल टैक्स इंक्लूड होता है, आप अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा। अच्छा, और अगर आपका मंथली बिल एक्सीड करता है 20,000 से, तो फिर आप 7.5% जो है वो सेल टैक्स पेमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका बिल 20,000 से ऊपर चला गया, तो आप 7.5% पेमेंट करेंगे सेल टैक्स की। आप अपने बिजली के बिल में जाके देखिएगा, ऑलरेडी आपको मेंशन हुआ होगा। तो दोबारा अगर मैं क्विक ओवरव्यू देना चाहूँ, सबको सम अप करके समराइज करना चाहूँ, तो सबसे पहले ये है कि देखें, दुकानदार नॉर्मली रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जो जनरल कंज्यूमर को सामान अपना बेच रहे होते हैं। अच्छा, उन दुकानदारों में एफबीआर ने दो कैटेगरी डिफाइन कर दी। एक कैटेगरी जो है वो रिटेलर जो है वो टीयर 1 की रिटेलर में काउंट हो जाता है, और एक अदर देन टीयर 1 की रिटेलर में काउंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो रिटेलर टीयर 1 का है उसके लिए ये कंडीशंस है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप टीयर 1 कैटेगरी में फॉल करेंगे। और टीयर 1 का जो रिटेलर है वो सेल टैक्स स्टैंडर्ड रेट के ऊपर चार्ज करेगा, और मैंडेटरी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है। और मैंडेटरी, मैं ये भी बताना चाहूँ, इंटीग्रेशन है पीओएस सिस्टम की, और उसके लिए मैंडेटरी जो है वो पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पीओएस सिस्टम क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या, किस तरह से, वो सब फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो डिटेल टॉपिक है। अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, तो अभी इस चीज़ को समझे फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो टीयर 1 की रिटेलर के लिए सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सेल टैक्स 17% स्टैंडर्ड रेट चार्ज करेगा, और पीओ सिस्टम इंटीग्रेशन जो है पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग सिस्टम, वो मैंडेटरी है, ठीक है। और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर सेल टैक्स का जितना भी रूल ऑफ लॉ है वो आपके ऊपर लागू होगा। जब आपके ऊपर लागू होगा तो फिर आप मंथली सेल टैक्स की रिटर्न भी सबमिट कराएंगे, फिर आप इनपुट में से आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करेंगे, तो फर्दर उसकी डिफरेंट जो है वो डिटेल्स जो है वो हैं। अच्छा, अदर देन टीयर 1 में क्या है, जिस तरह हमारे छोटे दुकानदार नॉर्मली, जो आप गली मोहल्ले की दुकानें हैं, या फिर नॉर्मली जो छोटे दुकानदार है जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनके लिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। वो सेल टैक्स में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है उनको। वो अपना सेल टैक्स बिजली के बिल के थ्रू ही पे करेंगे, और वो उनको पता भी नहीं चलेगा, और वो अपनी सेल टैक्स की पेमेंट करवा रहे होंगे बिजली के बिल के थ्रू, ठीक है। वो जब आप सेल टैक्स अपना बिजली के बिल में जाके ब्रेकअप में देखेंगे सेल टैक्स, तो अगर उनका बिल 20,000 तक होगा बिजली का महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 5% सेल टैक्स वहाँ चार्ज हुआ होगा। और अगर उनका बिल 20,000 से ऊपर जाता है तो 7.5% सेल टैक्स चार्ज हुआ होगा, ठीक है, जो उनको पता भी नहीं होगा और वो पे कर रहे होंगे। तो ये था जो है वो शॉपकीपर्स और रिटेलर्स जो है वो टैक्स किस तरह से पे करेंगे, सेल टैक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिटेल डिस्कस किया मैंने इस हवाले से। फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरी या जो है वो कुछ आप इस हवाले से मज़ीद जानना चाह रहे हो, तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप जो है वो नंबर नीचे ऑलरेडी मेंशन है, वो देख लीजिएगा। तो फर्दर पर इंशाल्लाह इसको जो है इसके बाद एक पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन जो इनवॉइसिंग सिस्टम है वो किस तरह से इंटीग्रेट करवाना है, और वो होता क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अच्छा, बताना मैं ये चाहूँगा कि पीओएस इंटीग्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2020 है। उससे पहले पहले आपको पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को इंटीग्रेट करवाना है, ठीक है। तो फर्दर इंशाल्लाह पीओएस सिस्टम के हवाले से डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये रखते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।